प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में कोलकाता पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री अम्फान तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल का हवाई सर्वे करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम को रिसीव करने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। हालांकि ये तब है जब ये याद रखिए कि इस कोरोना काल में भी कई बार पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी और केंद्र की सरकार आमने सामने रहे हैं। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की गई, तब भी ममता बनर्जी बहुत नाराज रही थी और इसको लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। लेकिन अब जब ये संकट का काल है, तब प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं मदद के लिए। वहां पर जो लोगों को मुश्किल है वो समझने के लिए, देखने के लिए केंद्र क्या मदद कर सकता है, ये देखने के लिए ये तस्वीर निकल कर आ रही है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री यहां दिल्ली से रवाना हुए। 83 दिन से जब से ये कोरोना का संकट आया है, प्रधानमंत्री 83 दिन बाद दिल्ली से बाहर गए हैं पश्चिम बंगाल और ओडिशा, उन राज्यों का दौरा करने जहां पर तूफान आया है। और ये याद रखिएगा कि ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी और ओडिशा में भी। ऐसे में प्रधानमंत्री इस वक्त वही कर रहे हैं जो एक देश के एक प्रधानमंत्री को करना चाहिए, भले उनका विरोध किसी भी स्तर पर हो। आज आप ये याद रखिए कि 3 बजे विपक्ष की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रही है, जिसमें विपक्ष, और ये तस्वीर आ गई है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। वहां पर ममता बनर्जी मौजूद हैं खुद एयरपोर्ट पर, और प्रधानमंत्री के साथ इस दौरे में कई मंत्री भी रहने वाले हैं। ये बताया जा रहा है कि श्री धर्मेंद्र प्रधान यूनियन मिनिस्टर वो भी होंगे, बाबुल सुप्रियो जो बंगाल से ही हैं वो भी होंगे, प्रताप चंद्र सारंगी होंगे, देबश्री चौधरी तो वो भी इस दौरे में रहेंगे। अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, और जानकारी दीजिए। जी देखिए, अभी प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। ममता बनर्जी पहले से मौजूद हैं। ममता बनर्जी को एयरपोर्ट में आए काफी देर हो गया है और इस वक्त हम लोग जहां पर हैं ये पुराना टर्मिनल है। पुराना टर्मिनल, यहां भीतर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है। भीतर में अभी प्रधानमंत्री हैं और वहां से ही चॉपर के जरिए प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी दोनों साथ में एरियल सर्वे के लिए निकलेंगे। एरियल सर्वे के बारे में जो जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद जो बताया है, उसके मुताबिक एक प्लान तैयार किया गया है। दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना का एक प्लान तैयार किया गया है जहां एरियल सर्वे किया जाएगा। और इस एरियल सर्वे में जहां जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, इन 2 जिलों में ही खासतौर पर नुकसान हुआ है। अनुपम, मैं थोड़ा सा आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। ये तस्वीर देखिए आ गई है, प्रधानमंत्री विमान से वहां पहुंचे हैं और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए ये एरियल सर्वे होने जा रहा है। प्रधानमंत्री भी अब उस हेलीकॉप्टर में सवार हो रहे थे, उससे पहले ममता बनर्जी उस हेलीकॉप्टर में गई हैं, तो अब हेलीकॉप्टर के जरिए एरियल सर्वे होना। और ये तस्वीर प्रधानमंत्री की, उस हेलीकॉप्टर में सवार हो रहे हैं प्रधानमंत्री। जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं उनको आप देख रहे हैं वहां पर मौजूद हैं, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो भी इस हेलीकॉप्टर में सवार हो चुकी हैं। जी अनुपम। जी, तो एक प्लान तैयार किया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि ममता बनर्जी ने खुद बताया है कि एक प्लान तैयार किया गया है। चॉपर के जरिए जो एरियल सर्वे होगा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में खासतौर पर संदेश खाली, बशीरहाट, सुंदरबन के जो इलाके हैं जिनमें खासा नुकसान हुआ है, वहां पर एरियल सर्वे किया जाएगा। जायजा लेंगे प्रधानमंत्री खुद, साथ में ममता बनर्जी मौजूद हैं। इसके बाद एरियल सर्वे कंप्लीट करने के बाद बशीरहाट में ये चॉपर से दोनों उतरेंगे। वहां पर लगभग 1 घंटे की मीटिंग होगी। इस 1 घंटे की मीटिंग के दौरान कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी मुलाकात हो सकती है, उनका दुख दर्द जाना जा सकता है। इसके अलावा जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उनसे 2 विषयों पर खासतौर पर बातचीत होगी। एक तो राहत, दूसरा रेस्टोरेशन, किस तरह से इन 2 जिलों में, और कोलकाता भी साथ में है, पश्चिम बंगाल के जो प्रभावित जिले हैं उनको किस तरह से वापस दोबारा खड़ा किया जाए। तो इस दोनों विषयों पर 1 घंटे तक बातचीत होगी। जो राहत पैकेज के बारे में अभी जानकारी नहीं दी जा रही है, हो सकता है कि जो बैठक हो उसके बाद ये जानकारी दी जाए। तो इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री वापस कोलकाता एयरपोर्ट आएंगे चॉपर के जरिए, और यहां से फिर वो भुवनेश्वर के लिए रवाना होंगे, क्योंकि भुवनेश्वर, उड़ीसा में भी काफी तबाही हुई है। उड़ीसा में 3 जिले हैं, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर और भद्रक। इन 3 जिलों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, मौत भी हुई है। और पश्चिम बंगाल में आपको बताऊं, जो कल तक जो 72 मौतें थी, अब वो आंकड़ा बढ़ चुका है, अब वो 80 पहुंच चुका है। इनमें सबसे ज्यादा जो मौतें हैं दक्षिण 24 परगना में है, उत्तर 24 परगना में है, कलकत्ता में भी 15 मौतें हुई हैं,
हावड़ा, हुगली, पूर्वी मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर, ये भी काफी नुकसान पहुंचा है इन जिलों को भी। तो ये इन सब बातों में एक तो बातचीत होगी कि कितना नुकसान हुआ है, उसका आकलन किया जाएगा। आकलन जो पहले से ममता बनर्जी ने तैयार करके रखा है, राज्य सरकार ने तैयार करके रखा है, वो आकलन प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की जो टीम है, जो केंद्रीय टीमें हैं, उनका जो आकलन है उसके आधार पर दोनों आकलन को मिलाया जाएगा। एक अनुमानित आकलन तैयार होगा कि इतना नुकसान हुआ है, इतने करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। तो ये राहत पैकेज की बातें फिर आएंगी धीरे धीरे, और किस तरह से टीमों को मोबिलाइज किया जाए। खासतौर पर कनेक्टिविटी जो है उसकी बड़ी समस्या हो रही है। नेट और नेटवर्क दोनों की बहुत भारी समस्या है, संपर्क कहीं पे भी स्थापित नहीं हो पा रहा है। खासतौर पर उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में बिल्कुल भी कनेक्टिविटी नहीं है। तो इन जगहों पर कनेक्टिविटी। अच्छा, एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा था अनुपम, मैं थोड़ा सा और आपको रोक रहा हूं क्योंकि ये तस्वीरें आ रही हैं, तो मैं दिखाना चाह रहा था कि देखिए, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमें कोरोना के साथ रहकर जीना सीखना होगा और लड़ना सीखना होगा, तो आप देखिए जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं उनके चेहरे पर गमछा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है। जब वहां पर जब गवर्नर खड़े थे जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री खड़ी थी ममता बनर्जी, किसी से भी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो का पालन ना हो, ऐसी स्थिति नहीं आई है। दूरी मेंटेन की है। जो वो बार बार कहते हैं कि नमस्कार कीजिए, उन्होंने वो पास गए, ममता बनर्जी को नमस्कार किया और उनसे हालचाल पूछा, आगे बढ़ गए। ममता बनर्जी ने भी मास्क लगाया हुआ है। हर वो व्यक्ति जो इस दौरे में है, सबने मास्क लगाया है, सबने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। अमूमन जब कोई ऐसा दौरा होता है तो अधिकारी भी पास खड़े होते हैं, लेकिन यहां सबने दूरी मेंटेन की हुई है। और प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं तो उनको देखिए, उन्होंने वही गमछा पहन रखा था और बाकी लोगों ने भी मास्क लगाया था। और चॉपर में भी कम ही लोग गए होंगे ताकि वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। हमारे साथ अनुपम लगातार बने हुए हैं। तो अनुपम, ये जो पैकेज दिया जाना है उसको लेकर भी आज तस्वीर साफ हो जाएगी। दूसरा, आप कह रहे थे कि कनेक्टिविटी की जो समस्या है उसको लेकर भी आज चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, कनेक्टिविटी की काफी समस्या आ रही है। खासतौर पर मैं पहले ही बता रहा हूं कि दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना दोनों जिलों में न नेट है न नेटवर्क है। किसी से भी संपर्क नहीं साधा जा सक रहा है। बड़ा मुश्किल से कभी किसी का फोन लग गया तो लग गया, वरना फोन ही नहीं लग पा रहा है। इवन कोलकाता में भी, हावड़ा में भी, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर में भी नेट की और कनेक्टिविटी की काफी समस्या हो रही है। नेटवर्क की बहुत समस्या है, क्योंकि उसकी वजह भी साफ है, बहुत ज्यादा पेड़ उखड़े हैं। कोलकाता में ही 5000 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं। अगर पूरे बंगाल की बात करें तो ये संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संख्या हो सकती है। और ये खास तौर पर यानी राहत कैसे मिले, इस पर सारा फोकस है और यही होना भी चाहिए। लेकिन जब हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं तो फिर एक बात ये भी दर्शकों को बतानी जरूरी है कि आज दोपहर 3 बजे सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई है। और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, उस विपक्ष की बैठक में जो ममता बनर्जी अभी प्रधानमंत्री के साथ ये हवाई दौरा कर रही हैं और मदद की उम्मीद लगा रही हैं, उसमें ममता बनर्जी भी शामिल होंगी उस बैठक में। तो ये चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जुड़ गए हैं और प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। संबित पात्रा साहब, ये सवाल लोगों के मन में होगा कि ममता बनर्जी जो इस संकट के काल में भी कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्रियों की हुई, तो जो उनका एटीट्यूड रहा, अभी पीएम के साथ हैं, 3 बजे वो विपक्षी एकता जुटाने के लिए वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होंगी। ये पीएम जो कर रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, बाकी जो कर रहे हैं वो वही है जो इस संकट के काल में होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है तूफान अम्फान के कारण जिस प्रकार बंगाल और उड़ीसा में क्षति हुआ है, और आज प्रधानमंत्री कर्तव्य का वहन करते हुए वहां गए हैं, दौरों पे गए हुए हैं, दोनों राज्य का दौरा भी करेंगे, आप लोग दिखा भी रहे हैं। ममता जी अभी उनके साथ है। मुझे लगता है अभी मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, टिप्पणी से बचना चाहिए। 3 बजे वाकई ममता बनर्जी मीटिंग में आती हैं, नहीं आती हैं, या अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को भेजती हैं, ये सब समय बताएगा। उस समय मैं अपने कमेंट को रिजर्व रखूंगा। अभी से कमेंट करके वातावरण को दूषित करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। मैं इस डिबेट के माध्यम से बंगाल और उड़ीसा दोनों की जनता को बहुत सांत्वना भी देता हूं। 80 लोगों की जान गई है बंगाल के अंदर, उड़ीसा में भी बहुत लोग हताहत हुए हैं। सबका मंगल हो, यही मेरी कामना है। लेकिन क्या विपक्ष को इस मीटिंग की जरूरत थी? आपको लगता है आपका काम, सरकार का काम ऐसा है कि विपक्ष एकजुट हो, आलोचना करे, इसे हमें सकारात्मक तौर पर लेना चाहिए? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें।
सुशांत भाई, पहली बात है, विपक्ष है तो विपक्ष मीटिंग कर सकती है, ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, इस अधिकार से कोई उनको वंचित नहीं रख सकता है। किंतु इस बैठक से क्या निकलता है? अगर ये बैठक उचित कारणों के कारण है, यदि इस बैठक से कुछ सकारात्मक निकलता है, कोई सुझाव वो सरकार को देते हैं, तो फिर ये स्वागत योग्य है। मगर अगर इस बैठक के माध्यम से वो अपने आप को पुनः लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, ये एक राजनीतिक दिखावा है, एक पॉलिटिकल स्टंट है और इससे नकारात्मकता बाहर आती है, तो फिर देश की जनता है वो देखेगी। मुझे तो कई बार दुख भी इस बात का लगता है कि विगत कुछ दिनों से, जब से ये कोरोना का विपत्ति देश के ऊपर आया हुआ है, हम देखते हैं कि जिस प्रकार की तू मैं टीवी डिबेट्स में हो, चाहे विपक्ष की तरफ से बहुत सारी विषयों को लेकर हो, मुझे लगता है ये बिल्कुल सकारात्मक विषय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संकट काल में चाहे विपक्षी ही क्यों ना हो, हमको एकजुट होकर काम करना चाहिए था। ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आगे देखते हैं 3 बजे क्या होता है। ठीक है, प्रमोद जी मैं आपके पास आऊं, उससे पहले जरा सचिन पायलट इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो बस विवाद है उसको लेकर, वो एक बार दिखा देता हूं। विपक्ष आरोप लगाए सत्ताधारी पार्टी पर, तो हमने देखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर आरोप लगा रही है। और किस बात का आरोप? लोगों की मदद करने का आरोप। लोगों की मदद करना मानवता है। राजनीति में हम सब लोग सिर्फ लड़ने के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं, हम सेवा भाव से जनता के काम करने के लिए राजनीति में आए हैं। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ वो बेहद दुखद था, और जो आरोप लगाए गए थे, मैं समझता हूं प्रताप सिंह जी जरा एक बार लोगों को बता दीजिए क्या असलियत थी बसों के बारे में। तो अब सचिन पायलट बस के मामले को उठा रहे हैं, वहां से जो जानकारी आएगी वो भी देंगे। लेकिन प्रमोद जी, क्या विपक्ष की ये मीटिंग जिसमें मायावती कह रही हैं वो नहीं जाएंगी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो नहीं जाएंगे, वो दूरी बना रहे हैं, इसकी जरूरत इस वक्त क्यों महसूस हुई? विपक्ष का एजेंडा क्या है? आज एक राष्ट्रीय आपदा के तौर पर कोरोना से पूरा देश प्रभावित है, एक बहुत बड़ा भूभाग प्रभावित है, दुनिया प्रभावित है। उस समय में सबसे बड़ा दायित्व तो होना चाहिए था प्रधानमंत्री जी का, वो विपक्ष की बैठक बुलाते, विरोधी दलों की बैठक बुलाते, उनसे पूछते कि उनके शासित राज्यों में क्या समस्या है, कहां विपक्ष सहयोग कर सकता है। एक चीज तो देखा गया कि राज्यों के बीच में केंद्र की जो भूमिका एक तारतम्य की हो सकती है, जोड़ने की हो सकती है एक दूसरे के बीच में, वो कहीं न कहीं मिसिंग है, कहीं न कहीं नहीं है। खैर, अभी ये भी नहीं तय कि 3 बजे का एजेंडा क्या होगा, किस विषय पे होगा, तो ये हो जाए बैठक, उसके बाद ये सवाल बनता है। अभी तो ये सवाल यही है कि जहां तक विपक्ष है वो एक मजबूत विपक्ष है, सशक्त विपक्ष है, जिम्मेदार विपक्ष है। हमारा यही प्रयास है कि राष्ट्रीय आपदा की घड़ी में सबसे पहले हम कोरोना से लड़ने के लिए। सर, आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार ने विपक्ष को बुलाकर ऐसी मीटिंग क्यों नहीं की, मैं संबित पात्रा जी से पूछूंगा, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो आज 3 बजे मीटिंग हो रही है, क्या उसमें बीजेपी को भी बुलाया गया है? क्या उसमें अकाली दल, जेडीयू, इनको भी बुलाया गया है? अगर देश की बात होनी है तो इन पार्टियों को निमंत्रण दिया गया है क्या? बड़ा सीधा सा जवाब है, ये विपक्ष की बैठक है। विपक्ष की बैठक में क्या हमें सत्तारूढ़ दल को बुलाना चाहिए या उसके गठबंधन को बुलाना चाहिए? नहीं, पर ये दल भी कहीं कहीं विपक्ष में है सर। ये कहां आप बताएं ना, भाजपा जो है इस देश के, भाजपा महाराष्ट्र में विपक्ष में है सर, वो महाराष्ट्र के बारे में सकारात्मक सुझाव दे सकती है। तो जब महाराष्ट्र की बैठक होगी तो उसमें जरूर उनको बुलाया जाएगा और वहां वो बुलाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब राष्ट्रीय दल इकट्ठे होंगे तो बड़ी सीधी सी बात है, विपक्ष भाजपा नहीं है, विपक्ष जो दल है, प्रयास किया गया है, बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग जो अभी नहीं आए हैं 3 बजे तक आ सकते हैं। तो ये सारे सवाल तब उठेंगे जब 3 बज जाएंगे। ठीक है, संबित पात्रा जी, क्या आपने अभी सुना प्रमोद जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मीटिंग तो आपको बुलानी थी? देखिए, प्रमोद जी बहुत वरिष्ठ हैं और पूरे क्रोनोलॉजी को समझते भी हैं।
प्रमोद जी जानते हैं कि 5 बार बैठक हुई है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में, और बिल्कुल जो भी निर्णय लिया गया, लॉकडाउन एक्सटेंड होना है, लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं होना है, किस प्रकार की परिधि लॉकडाउन की होनी चाहिए, ये सारा विषय मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने के बाद और बिल्कुल घंटों तक बातचीत करने के बाद, याद करिए जो अंतिम बैठक हुआ था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ, वो लगभग 6 घंटे या 7 घंटे चले थे। 2 चरणों में ये बैठक हुआ था और उसके बाद ये 4th लॉकडाउन के विषय में निर्णय लिया गया। कुछ राज्यों ने उससे पहले ही निर्णय ले लिया था, जैसे मेरा गृह राज्य उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे केरल हो, महाराष्ट्र ने भी, ये सारे लोगों ने निर्णय लिया था कि 31 तारीख तक लॉकडाउन पहले ही बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए ये कहना कि कोई बैठक नहीं हुई अनुचित है। दूसरी बात है, देखिए सुशांत जी, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, मगर आज स्थिति भयावह है, महाराष्ट्र में भयावह है। 35% केसेस पूरे भारतवर्ष का महाराष्ट्र से आ रहा है। 40% डेथ जो है वो महाराष्ट्र में हो रहा है कोविड के कारण। ऐसे में आप खुद बताइए, क्या सारी चीजों को छोड़ करके विपक्षी बैठक करना ये प्रायोरिटी होना चाहिए महाराष्ट्र सरकार का, या सब कुछ बैठक इत्यादि छोड़ करके किस प्रकार केवल और केवल कोविड के ऊपर ही कंसंट्रेट किया जाए, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। और तीसरी बात मैं आदरपूर्वक कहूंगा, देखिए ऐसी बैठकें बहुत हुई हैं। विपक्ष की बैठक के नाम पे हमने बंगलुरु में भी बैठक देखा था, जिसमें सारे विपक्षी पार्टी हाथ पकड़ के खड़े थे, मगर जब समय आया तो यही विपक्षी पार्टी एक दूसरे के घोर विरोधी बने हुए थे। कलकत्ता के अंदर भी इसी प्रकार लेफ्ट, टीएमसी, कांग्रेस इत्यादि सभी साथ में खड़े थे, मगर जब चुनाव का समय आया तो सब एक दूसरे पे बाण छोड़ रहे थे। और जहां तक 3 बजने की बात है, मैं तो प्रमोद जी मेरे से बड़े हैं, अनुभव में भी, उम्र में भी बड़ा आदर करता हूं, आजकल कम डिबेट में आते हैं, मैं तो निवेदन करूंगा आप आइए। वैसे आपकी बेटी बहुत अच्छा डिबेट करती है, मैं उनको भी बधाई देता हूं और आपको भी बधाई देता हूं, बहुत अच्छा संस्कार दिया है आपने अपने बच्चों में। मगर मैं कहूंगा प्रमोद जी 3 बज चुके हैं, बहुत पहले से 3 बज चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अब ढलान पे है, 4 भी बजेंगे, 5 भी बजेंगे, शाम को 9 भी बज जाएगा। कभी भी राजनीतिक अपॉर्चुनिज्म के रूप में कांग्रेस पार्टी को इतने बड़े महामारी को देखना नहीं चाहिए। यही, मैं तो आपका छोटा हूं, मेरा आपसे यही अनुरोध है। प्रमोद जी, मतलब सीधा आरोप यह है कि कांग्रेस ने अब जब विपक्षी एकता दिखाई है वो सियासत से जुड़ी रही है, और इसलिए अभी एजेंडा आप कह रहे हैं भले क्लियर ना हो, लेकिन कांग्रेस का विपक्ष को एकजुट करना ऐसे वक्त में सियासत करने के तौर पर देखा जा रहा है। मैं यही तो कहूंगा, चश्मा बदलने की जरूरत है, नजरें बदलने की जरूरत है। आप एक अच्छे काम को भी ऐसा चश्मा लगा लेते हैं कि आपको बुराई के सिवा कुछ नहीं दिखता। मैं एक सीधी सी संबित भाई से अनुरोध करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक एक दूसरे पहलू पर होती है, एक प्रशासनिक बैठक होती है जहां एक सरकार दूसरे सरकार से बात करती है। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बात करते हैं। मैंने जो जिक्र किया था वो जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री जी अगर सभी विरोधी दलों की बैठक बुलाते, आपको मालूम है कांग्रेस के तो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बात कर ली, पर बहुत से ऐसे दल हैं जिनका मुख्यमंत्री नहीं, उनसे कैसे आपने बात की होगी? तो मेरा सुझाव, ठीक है संबित पात्रा जी, ये बताइए, अब समाजवादी पार्टी बीएसपी, इनका कोई मुख्यमंत्री तो है नहीं, हो सकता है राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, इनके पास कोई अच्छा सुझाव हो? देखिए प्रमोद जी वरिष्ठ हैं, मगर मुझे लगता है थोड़ा इसमें वो भूल गए, स्मरण इसमें विस्मृत हो गया है उनका। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों का बैठक बुलाया था, जिसमें जिनके भी फ्लोर लीडर्स हैं, वो सारे पार्टी, जिनके 10 सांसद हैं, उन सबके फ्लोर लीडर्स प्रधानमंत्री के साथ एक बहुत विस्तृत बैठक में बैठे थे। आप याद करिए, सभी आपके यहां से गुलाम नबी आजाद आए थे, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स आए थे, बहुत अच्छी तरह बीजेडी के भी आए थे, बीएसपी के भी आए थे, समाजवादी पार्टी के भी आए थे, जिनके भी 10, समाजवादी पार्टी के शायद 10 नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो बाकी जिनके भी 10 हैं, बीएसपी के आए थे, जिनके भी 10 सांसद हैं, उनके सबके फ्लोर लीडर मौजूद थे और 4 घंटे की बैठक हुई थी, जिसमें भूरी भूरी तारीफ की थी गुलाम नबी आजाद साहब ने प्रधानमंत्री की कि आपने समय रहते सही लॉकडाउन किया और जिसका नतीजा आज कम डेथ रेट है इंडिया में। वो वीडियो दिखाई आप, बिल्कुल दिखाइए। सुशांत भाई कहा था प्रमोद जी, इसमें एक सवाल यह भी है कि आप जिनका दर्द बयां कर रहे हैं कि जिनका मुख्यमंत्री नहीं है, उनको सुना नहीं गया, वो तो खुद ही इस मीटिंग से दूरी बना रहे हैं। अखिलेश यादव नहीं आना चाह रहे हैं, मायावती नहीं आना चाह रही हैं, वो तो इसमें कोई सुझाव देना ही नहीं चाह रहे। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक, जो मैंने कहा, बात को कहीं से कहीं मोड़ दिया गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या एक बैठक जब पार्लियामेंट चल रही थी, उसकी तारीख देख लीजिएगा,
शुरुआती दौर में 21 दिन का बढ़ा, फिर उसके बाद 19 दिन का बढ़ा, फिर उसके बाद 14 दिन का बढ़ा, फिर 14 चाहिए था, जैसे सिंगापुर ने किया, ताइवान ने किया, बांग्लादेश ने किया, बहुत से देशों ने किया। लॉकडाउन लगाने के पहले 1 सप्ताह का टाइम देना चाहिए था। ये ठीक है सर, आप जवाब ले लीजिए। सवाल ये नहीं, अब जवाब ले लेते हैं संबित समय हम आरोप पे नहीं, विपक्ष की बैठक होगी, कोरोना से कैसे लड़ा जाए और कोरोना से कैसा संघर्ष किया जाए। जहां तक याददाश्त की बात है, मैं याद दिला दूं संबित जी को, जरा मुझे बता दें कि अप्रैल में और मई में कौन सी बैठक हुई। ठीक है, चलिए देखिए, पहली बात तो है किंगापुर और ताइवान को भारत से कंपेयर मत करिए। भारत को कंपेयर करना है तो अमेरिका से करिए, रशिया से करिए, ब्राजील से करिए, और एक कितनी जनसंख्या है और कितनी हमारी भूमिक शक्ति है उसके हिसाब से सिंगापुर से कंपेयर करने से तो दिल्ली को कंपेयर करिए आप। सिंगापुर पूरे भारत को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है, देखिए आपको याद होगा राहुल जी ने जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था लगभग 1.5 महीने बाद, तो उन्होंने कहा था कि देखिए मेरी भी बातचीत डायरेक्टली कांग्रेस शासित राज्यों से अभी तक नहीं हुई है। अभी तक मैं कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों से डायरेक्टली बात नहीं किया हूं। डायरेक्टली शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, मुझे बखूबी याद है, इसलिए मैं बता रहा हूं। खुद इनके सबसे सर्वोच्च नेता की बात डायरेक्टली उनके ही मुख्यमंत्रियों से नहीं हुई थी। तब तक प्रधानमंत्री की 3 बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ हो गई थी और विपक्षी लीडर्स के साथ भी हो गई थी, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि नमस्ते ट्रंप एक मेजर कॉज था इस पूरे वायरस को इंडिया में फैलने के लिए। बिल्कुल गलत। मुझे तो इस बात से बहुत दुख लगता है, इस बात से कि जमात के लिए प्रोटेक्टिव हो जाना और नमस्ते ट्रंप जैसे एक इंटरनेशनल कार्यक्रम जिसके 14 से 28 दिन तक ये केसेस नहीं फैले थे कहीं पे, क्योंकि 2 से 14 दिन तक इसका पूरा का पूरा इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उस दौरान हिंदुस्तान में ये बीमारी नहीं फैली थी। इस कारण से नमस्ते ट्रंप के ऊपर साइंटिफिकली उंगली उठाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। किंतु जमात के कारण महाराष्ट्र में क्या हुआ, जमात के कारण अहमदाबाद में क्या हुआ, मेरे पास मुझे एक ब्रेक लेना है। समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस क्यों प्रोटेक्टिव रहती है। मैं कंप्लीट कर बस जल्दी से बात बता लीजिएगा। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि जब मैंने कहा कि 5 बैठक हो गई थी, विपक्षी दलों की भी बैठक हो गई थी, तब कहा जाता है कि जब पार्लियामेंट चल रहा था उस समय बैठक हो जाता, तो आज सोनिया गांधी 3 बजे बैठक नहीं करती। मैंने आरंभ से ही कहा है, सोनिया गांधी जी का लोकतांत्रिक अधिकार है, वो बैठक कर सकते हैं। ठीक है सर, देखिए आज 3 बजे बैठक होगी तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कौन कौन आता है और उसमें एजेंडा क्या रहता है। उसके बाद हम प्रमोद जी से भी सवाल पूछ पाएंगे और आपसे भी पूछ पाएंगे कि अगर ये कुछ सकारात्मक निकलता है तो यही बैठक पहले हो गई होती तो क्यों ना निकल पाता। मुझे 1 मिनट कहना है, 1 मिनट सर ले लीजिए, बोल लीजिए सर जल्दी में। लेकिन सर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये कह रहे हैं कि अमेरिका से कंपेयर करो जो बड़ा देश है। मेरे भाई, अमेरिका से रुपया अगर कंपेयर कर लोगे तो डॉलर के मुकाबले 80-85 है। अगल बगल देखो, बांग्लादेश देखो जो आपकी सीमा में है, नेपाल में, पाकिस्तान, भूटान, वहां पर कोरोना का संक्रमण हमसे कहीं कम हुआ है, वहां ज्यादा बेहतर कंट्रोल है। तो जब तुलना करिए तो आपका जो तापमान है, आपकी जो भौगोलिक स्थिति है, उन देशों सर हम एक दिन में 1 लाख टेस्टिंग कर रहे हैं। नेपाल कितनी टेस्टिंग कर रहा है, पाकिस्तान कितनी टेस्टिंग कर रहा है और कितने केस निकल रहे हैं, ये भी देखना होगा। सर मैं माफी चाह रहा हूं, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन मैं आप दोनों का शुक्रिया कर रहा हूं और आप दोनों को फिर बुलाऊंगा। ये बड़ी सकारात्मक बहस हुई है और लोगों तक बातें गई हैं। फिलहाल हम एक छोटे से